आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई मूवी देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक बहरूपीय किलर को दिखाया जाता है जो कि लोगों को सिर्फ इसलिए मार रहा था क्योंकि उनके कुछ सीक्रेट्स थे। क्या वो उस कातिल को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जैक्सन होता है और वो ऑसबॉर्न नाम के स्कूल में पढ़ता था। जैक्सन फोन पे अपने दोस्त मैकन से बात कर रहा था। दरअसल आज रात को उसका एक फुटबॉल मैच था जिसके सिलसिले में वो बात कर रहे थे और जैक्सन बात करते करते किचन के टेबल पर रखे अंडे के आकार के अलार्म को देखता है जो कि उसकी मॉम यूज किया करती थी। पर अजीब बात ये थी कि वो अलार्म अभी ऑन था जबकि उसके सभी फैमिली मेंबर्स बाहर गए हुए थे। तो वो अलार्म ऑन क्यों था? पर जैक्सन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाकर अपने फोन में शाम का अलार्म सेट करता है और सो जाता है। और शाम को जैक्सन की आंख खुलती है और वो देखता है कि किचन में रखा हुआ वो अलार्म उसके कमरे में रखा हुआ है। जैक्सन को काफी अजीब लगता है और वो चेक करने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब घर में कोई तो घुसा हुआ है। और जैक्सन को अपनी कुछ फोटोज दीवारों पर लगी हुई नजर आती है जिसमें जैक्सन किसी को बुरी तरह से मारते हुए दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर जैक्सन डर जाता है क्योंकि इस इंसिडेंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। और जैक्सन एक गोल्फ स्टिक उठाता है और उस चोर को खोजने लगता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी जैक्सन पर अटैक करता है जिसने कि जैक्सन की ही तरह दिखने वाला मास्क पहना था और वो किलर जैक्सन को मार देता है। अगले दिन ऑसबॉर्न के सभी स्टूडेंट्स के फोन पर एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें जैक्सन एक लड़के को बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहा था जिसका नाम कैलिप था। ये जैक्सन का राज था जो अब सभी के सामने आ गया था। ये बात बहुत तेजी से फैलती है कि जैक्सन का मर्डर हो गया है। इस मर्डर के कारण लोगों के बीच बातें शुरू हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि कैलिप गे था इसलिए जैक्सन ने उसे मारा, जबकि कुछ लोग बोल रहे थे कि कैलिप ने ही अपने पास्ट में हुई चीजों का बदला लेने के लिए ये सब किया होगा। पर कैलिप उस समय फुटबॉल मैच के बीच था। पर लोगों के पास तो सभी चीजों का जवाब होता है। वो बोलने लगे कि कैलिप ने ये सब करने के लिए किसी को हायर किया होगा। अब अगले दिन हमें ऑसबॉर्न हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर मैकन जैक्सन की मौत पर कुछ ज्यादा ही दुख जता रहा होता है जो कि काफी अजीब था क्योंकि मैकन को लोगों की कुछ खास परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स काउंसलर कैटी भी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किसी और की स्पीच को पढ़ रही थी जिस पर किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अब हमें कॉलेज के एक फ्रेंड सर्कल को दिखाया जाता है जिसमें कि 5 लोग होते हैं, माकिनी, डार्बी, रोड्रिको, जैक और एलेक्स। वो सभी लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वो गे लड़का कैलिप आता है जिसे कि कोई बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा था, इसलिए डार्बी उसे अपने साथ बैठने के लिए जगह देती है क्योंकि कॉलेज के मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि जैक्सन को कैलिप ने ही मारा है। अब हमें उसी रूम में बैठे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑली था जो कि अकेले बैठा हुआ था। उसके कोई दोस्त नहीं थे और बाकी लोग ऑली को एक साइकोपैथ समझते थे क्योंकि ऑली का बिहेवियर काफी अजीब था। ऑली माकिनी को नॉनस्टॉप देखे जा रहा था। अब हमें शाम के समय माकिनी के घर को दिखाया जाता है जहाँ माकिनी अपनी दादी के साथ रहती थी। उन दोनों की बातों से लग रहा था कि माकिनी के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा इंसिडेंस हुआ था जिसके कारण उसे यहाँ रहने के लिए आना पड़ा। और माकिनी की दादी को रात में चलने की बीमारी थी। अगले दिन कैट चर्च में जैक्सन की याद में एक सम्मेलन रखती है जिसके लिए वो चर्च में तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक चर्च के प्रोजेक्टर में कैटी का एक पॉडकास्ट प्रेजेंट होने लगता है। इस पॉडकास्ट में कैटी रंग भेद के बारे में बातें कर रही थी। इस पॉडकास्ट को कैटी ने पब्लिकली अपलोड नहीं किया था। तभी कैटी की नजर उसी किलर पर पड़ती है जिसने की कैटी की तरह दिखने वाला मास्क पहना हुआ था और वो कैटी को मार कर उसे रस्सी से लटका देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर सभी लोग आते हैं और कैटी की बॉडी को देखते हैं और वो पॉडकास्ट अभी भी प्ले हो रहा होता है। इसके बाद ऑसबॉर्न के सभी बच्चों से पूछताछ की जाती है। यहाँ हमें समझ आ चुका था कि वो किलर सिर्फ उन लोगों को मारता था जिनका कोई सीक्रेट था और इन स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट सभी का कोई न कोई सीक्रेट था। इसी पूछताछ के लास्ट में रूम में सिर्फ माकिनी और ऑली बचते हैं और ऑली माकिनी के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। दरअसल माकिनी और ऑली एक दूसरे को डेट कर रहे थे पर ऑली की बिहेवियर को लेकर कॉलेज में बहुत सी अफवाह थी कि उसने
ही अपने मॉम डैड को मारा है, इसलिए माकिनी पब्लिकली अपना रिलेशन किसी को नहीं बताती थी। वहीं दूसरी ओर रॉड्रिगो अपनी मॉम से तंग आकर अपने दर्द को छुपाने के लिए पेन किलर्स लिया करता था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और डार्बी अपनी जेंडर को लेकर कंफ्यूज थी। वो थी तो लड़की, पर वो दोनों जेंडर की ओर अट्रैक्ट होती थी और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। और जैक के डैड सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर थे, जिन्होंने कम दामों पर टाउन के लोगों से उनकी जमीनें खरीदी थी और उन पर खेती किया करते थे और उससे बहुत सा पैसा बनाते थे। पर ये बात तो सभी लोगों को पहले से ही पता थी, जिसकी वजह से जैक को भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। इसलिए जैक भी अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि उसे ये सब उन्हीं की वजह से झेलना पड़ रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूछताछ के दौरान कोई पुलिस का टेजर गन चुरा लेता है और पुलिस उस किलर से सेफ रहने के लिए टाउन में नाइट कर्फ्यू लगाती है। पर कर्फ्यू के बावजूद जैक ने अपने घर में एक सीक्रेट पार्टी रखी होती है। ये बात ओली और माकिनी को भी पता चलती है जब वो एक दूसरे के साथ कार में इंटीमेट हो रहे थे और वो सभी उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। जैक ने पार्टी का एक थीम रखा होता है जिसमें कि सभी लोगों को अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, ताकि उस किलर को हमने मारने का कोई रीजन ही ना मिले। और सभी लोग अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। पर मजे वाली बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कई लोग सिर्फ अपनी छोटी वाली सीक्रेट ही बता रहे होते हैं, ना कि टॉप सीक्रेट वाली। जैसे कि रॉड्रिगो और एलेक्स एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। डार्बी बताती है कि उसे उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। तभी जैक सबको बताता है कि मुझे भी अपने डैड पसंद नहीं है और मैंने अपने डैड के एंटिक्स को नशा करने के लिए हुक्का और बॉन्ग में बदल दिया है। इसके बाद तो सभी क्रेजी हो जाते हैं, सभी नशे में धुत होकर पार्टी करने लगते हैं। पर तभी रॉड्रिगो को उसके पेन किलर्स फ्लोर पर गिरे हुए नजर आते हैं और सभी के फोन में एक मीम रिसीव होता है जिसमें दिखाया गया था कि रॉड्रिगो अपनी मॉम की पेन किलर्स यूज करता है और सभी लोग उसे एक ड्रग एडिक्ट समझने लगते हैं, क्योंकि वही लोग अपनी लत छुड़ाने के लिए पेन किलर्स का यूज करते हैं। तभी अचानक घर की लाइट ऑफ हो जाती है और उन सभी के बीच वो किलर रॉड्रिगो के मास्क में आता है, जिसे देखकर भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। और वो किलर रॉड्रिगो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए रॉड्रिगो अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भागने लगता है। पर तभी वो किलर भी वहां आ जाता है और उसी टीजर गन से रॉड्रिगो पर वार करके उसे गिरा देता है और उसके गले पर वार करके उसे भी मार देता है। इस हादसे के कारण सभी पेरेंट्स के प्रेशर के कारण स्कूल को बंद करना पड़ता है, पर स्कूल के प्रिंसिपल को मजबूरी में स्कूल ओपन करना पड़ता है, क्योंकि उनके स्कूल के प्लेयर्स का दूसरे स्कूल के प्लेयर्स के साथ एक फुटबॉल मैच होने वाला था। इस सब मर्डर्स के कारण स्कूल को पुलिस की ओर से सिक्योरिटी भी दी जाती है। इस समय तक सभी स्टूडेंट्स के बीच ओली का ही नाम चल रहा था, क्योंकि सभी लोगों का शक ओली पर ही था कि वही ये सब मर्डर कर रहा है, क्योंकि उसका भाई पुलिस में था और वो सभी की फैमिली हिस्ट्री को आसानी से पा सकता था। और वो टेजर गन चुराना ओली के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके भाई के पास ही टेजर गन होती है। पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये सभी मर्डर पुलिस ही करवा रही है, क्योंकि पुलिस को हटाकर प्राइवेट सिक्योरिटी लाने की बात की जा रही थी। और ऐसा करने के लिए सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर यानी जैक के डैडी बोल रहे थे। इसलिए हो सकता है पुलिस अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये जानबूझकर कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमें ओली और माकिनी टाउन से दूर एक सुनसान इलाके में आते हुए नजर आते हैं, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। उसी दौरान माकिनी को ओली की कार में वही टेजर गन दिखाई देती है, जिससे वो डर कर वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि भले ही पूरा स्कूल ओली को मर्डरर समझ रहा था, पर माकिनी को लगता था कि वो ओली को जानती है, पर ऐसा नहीं था और माकिनी अपने घर आ जाती है। उसी रात वो किलर माकिनी पर भी अटैक कर देता है। माकिनी के पूरे घर में उसी किलर ने उसके पास्ट में हुई घटना की तस्वीरें लगा रखी होती है और वो किलर माकिनी पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और उस किलर को धक्का देकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। माकिनी को ओली पर शक था, इसलिए ओली को कस्टडी में ले लिया जाता है। अगले सीन में हम माकिनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं और माकिनी सबको अपना सीक्रेट बताती है कि यहाँ आने से पहले जब मैं दूसरी कंट्री में थी तब हमारे कुछ सीनियर्स हमारी रैगिंग कर रहे थे और हमें जबरदस्ती शराब पिला रहे थे, जिसके कारण उन सभी लड़कियों में कोई भी पूरे होशो हवास में नहीं थी। इसी दौरान माकिनी ने जास्मिन नाम की लड़की को गलती से आग में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से जल गई थी, जिसके कारण माकिनी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। और जब वो वहाँ से छूटी तो उसके पेरेंट्स ने भी डिवोर्स ले लिया था, जिसके कारण माकिनी को अपनी दादी के पास आना पड़ा और वो अपने इस सीक्रेट को छुपाने के लिए यहाँ दूसरे नाम से रहने लगी। ये सब जानकर माकिनी के दोस्त उसे तसल्ली देते हैं कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।
उसके बाद हमें अगले दिन सैनफोर्ड फैमिली फार्म को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक के डैड ने कॉर्न मैच रखा था और उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी को भी बुला रखा था ताकि लोग इस कार्निवल को अच्छे से एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी ओर हमें ऑसबॉर्न की स्कूल बस को दिखाया जाता है, जिसमें सभी बच्चे उसी कार्निवल में जा रहे होते हैं। माकिनी को भी उसी बस से जाना था, पर वो बस मिस हो जाती है, इसलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करके लिफ्ट मांगती है। तभी माकिनी देखती है कि ऑली कार से यहाँ पर आ रहा है, इसलिए माकिनी डर कर भागने लगती है। तभी उसे कैलिब मिलता है और वो कैलिब को इस सब के बारे में बता ही रही होती है। तभी वो किलर कैलिब को ही मार देता है और वो किलर माकिनी की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर ऑली आ जाता है, इसलिए उस किलर को वहाँ से जाना पड़ता है। इस सीन से ये पता चलता है कि ऑली वो किलर नहीं है। तभी वहाँ पर डार्बी और एलेक्स भी आ जाते हैं। जैक उनके साथ नहीं था क्योंकि वो अपने डैड के कार्निवल को संभालने में उनकी मदद कर रहा था और वो चारों रियलाइज करते हैं कि वो किलर जरूर कॉर्न मैच में अटैक करेगा क्योंकि वहाँ पर गए हुए लोग उसके लिए इजी टारगेट थे। वहीं दूसरी ओर हमें उसी किलर को दिखाया जाता है जो कि कॉर्न मैच में आग लगा रहा था और देखते ही देखते वो आग बुरी तरीके से फैल जाती है और वो चारों कार से कॉर्न मैच में पहुंचते हैं और उन फंसे हुए लोगों के भागने का रास्ता बनाने के लिए वो अपनी कार को ही उन जले हुए खेतों के बीच घुसा देते हैं और आगे जाकर अपनी कार रोक देते हैं और वो चारों दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जिसमें ऑली और माकिनी उस किलर को ढूंढने लगते हैं जबकि डार्बी और एलेक्स फंसे हुए लोगों की मदद करने लगते हैं। तभी डार्बी और माकिनी को वो किलर दिखाई देता है जो कि सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर यानी जैक के डैड को मारने वाला था। ऑली और माकिनी उस किलर को रोकने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं कि वो किलर जैक के डैड को मार देता है और उसके बाद वो किलर कुछ बड़बड़ाने लगता है कि तुमने सारा मजा बर्बाद कर दिया। मैं उनके चेहरे पर डर देखना चाहता था। ऑली और माकिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तभी वो किलर अपना मास्क निकालता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जिसने अभी अपने ही डैड को मारा होता है। और माकिनी उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और जैक बोलता है कि तुम सभी झूठे हो, तुम सभी अपना असली रूप छुपाकर सोसाइटी में जी रहे हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दोगली जिंदगी जीते हैं। दरअसल जैक एक साइकोपैथ था जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से कंपेयर करता था और इस सब के लिए बाकी लोगों को ब्लेम करता था और जैक उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसलिए ऑली अपना टेजर गन निकालता है, पर तब तक जैक ऑली के बॉडी में चाकू घुसा चुका था, जिसके कारण ऑली वहीं पर गिर जाता है और जैक माकिनी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी ऑली जैक पर टेजर गन से फायर करता है, पर बदकिस्मती से वो टेजर गन काम नहीं करती। पर माकिनी इस मौके का फायदा उठाती है और जैक का ध्यान उस पर नहीं था, इसलिए माकिनी जैक पर चाकू से वार करके उसे मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो सभी अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हैं और खुश हैं और हमें कैलिप और ऑली भी नजर आते हैं जिनकी जान बचा ली गई थी। इसी के साथ मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है।